सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए लाइव मॉक, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल रेलवेज एग्ज़ाम उड़ान मेगा लाइव टेस्ट के नाम से, ठीक है जी। तो ये सभी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट है, बट हम लगाएंगे इसको एनटीपीसी के लिए, ठीक है ना। एनटीपीसी को फोकस करते हुए हम इस एग्ज़ाम को लगाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस मॉक को लगा सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो यार क्वेश्चंस तो वही सेम आते हैं इधर से उधर, चाहे आप किसी भी मॉक को लगाओ, सभी एग्ज़ाम में आने क्वेश्चन वही हैं, इधर से उधर घूम के सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम लगाएंगे एनटीपीसी के लिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट, ऑल रेलवेज एग्ज़ाम उड़ान मेगा लाइव टेस्ट, ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपके एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। स्टार्ट नाउ। चलिए फाइनली शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आएगा, तो यहाँ पे ये आपको टाइम रुका हुआ दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मार्कर आता है ना, ये मेरा मार्कर जो है स्क्रीन पॉज होने के बाद चलता है। तो जैसे ही मार्कर आएगा स्क्रीन पॉज हो जाएगी, इसकी वजह से आपको यहाँ पे ये टाइम रुका हुआ दिखेगा। ये टाइम यहाँ पे रुका हुआ नहीं है, बैक एंड में टाइम चल रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा ना, वापस से आपको कंटिन्यू टाइम दिख जाएगा, ठीक है जी। तो आप इस बात को दूसरे तरीके से ना लें, बाकी आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी लें। शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो पॉज करिए वीडियो को, इंग्लिश में पढ़िए क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे हिंदी में। 2023 के नवीनतम ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को 125 देशों में किस स्थान पर रखा गया है। एक तो 2023 का बोल रहे हैं, नवीनतम, ठीक है। तो पहली बात तो करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो इसमें मैं टच नहीं करूँगा कि करंट अफेयर बिल्कुल भी अभी नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको साइड करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसको आप पहले इंग्लिश में पढ़िए, अच्छे से पॉज कर लीजिए। अगर इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं इसको पॉज करिए, पढ़िए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे हिंदी में, ठीक है जी। चलिए, पी और क्यू एक व्यापार में निवेश करते हैं। अर्जित लाभ को 2:3 के रेशियो में बांटा गया है। यदि पी ने व्यापार में 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्यू द्वारा निवेशित धन कितना है ये बताना। पी और क्यू ने इन्वेस्टमेंट किया और जो प्रॉफिट का रेशियो वो इतना मिला। पी ने अगर 40,000 रुपये लगाए थे तो क्यू ने कितने रुपए लगाए। देखो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो बराबर प्रॉफिट के रेशियो के होता है, ठीक है। अगर पी ने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, और क्यू ने कितने किए हमें पता नहीं, और इनका जो रेशियो है, जो प्रॉफिट का रेशियो है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, तो पहले पी है ना, पी है, ठीक है। तो इनका जो रेशियो है वो है 2:3, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि बताइए क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो अगर देखो 2 रेशियो के लिए 40,000 है, तो 3 रेशियो के लिए कितनी हो जाएगी, 60,000। तो क्यू ने 60,000 इन्वेस्ट किया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो बराबर होता है, ठीक है जी। चलिए, इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए इसको पॉज करके, फिर हिंदी में हम इसको देखेंगे। 96 C3 इज इक्वल टू ये। अच्छा, इसमें ये सी का मतलब कुछ है। सी कोई एक कोड है, प्लस माइनस इंटू कुछ भी हो सकता है, तो आपको पहचानना है कि क्या है सी। तो अगर इसमें देखा जाए 32 कैसे आएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 दूनी 6। तो यानी कि यहाँ पे डिवाइड का काम कर रहा है ये, तो यहाँ पे भी डिवाइड का काम कर रहा होगा। तो 8 3 24, 8 6 48, बिल्कुल सही, ये डिवाइड का काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी इसको डिवाइड की तरह रखेंगे। तो 6 6 36, 4 बचा 6 8 48, तो 68 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए वीडियो को, इसको पढ़िए, फिर हम देखेंगे हिंदी में सॉल्यूशन। क्या बोला इसने कि 1942 के क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए इसको भारत भेजा गया। ये सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है इसमें। तो ये खाली अमेरिका के लिए नहीं था, खाली अमेरिका के खिलाफ नहीं था, वर्ल्ड वॉर में वो चाहते थे ना
तो ये वाला ऑप्शन तो गलत था, वर्ल्ड वॉर में सहयोग चाहते थे भारत का। वेवेल को हटाने की पेशकश उस समय के वॉयसराय ने की थी, तो ये भी गलत है, वॉयसराय ने की थी उसकी, मतलब उसको हटाने की पेशकश नहीं की गई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने वाला ऑप्शन भी गलत है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए उन्होंने नहीं बोला, अगर बोल देते तो हम तुरंत तैयार हो जाते युद्ध में भाग लेने के लिए। बल्कि हमारी तो ये मांग थी कि डोमिनियन ही दे दो, लेकिन वो डोमिनियन भी नहीं देना चाहते थे, स्टेटस। तो इसीलिए, सॉरी, वो डोमिनियन के लिए मान गए थे, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बना बचा, ये वाला सही होगा। प्रभुत्व की स्थिति के बाद गवर्नर जनरल की शक्तियां बनी रहेंगी, बिल्कुल सही है। उसके बाद भी इन्होंने कहा था कि वो बनी रहेंगी शक्तियाँ गवर्नर जनरल की। ठीक है, चलिए पॉज करिए और फिर इसको इंग्लिश में पढ़िए, उसके बाद देखेंगे हम हिंदी में। क्या बोला इसने, हम किसी भिन्न को स्वयं उसी से गुणा करें तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग दें, तो प्राप्त भिन्न इतनी है। मूल भिन्न क्या है, एक कोई फ्रैक्शन है, हमने माना एक्स अपॉन वाई कोई फ्रैक्शन है, उसी से उसे गुणा करें, स्वयं से गुणा कर दिया हमने, ठीक है, तथा इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग दें। अब जो हमें ये प्राप्त हुआ है गुणनफल, अब इसको इसके व्युत्क्रम से भाग देना है। हम किसी भिन्न को स्वयं उसी से गुणा करें तथा इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग, ये हमें क्या मिल गया, ये एक संख्या मिल गई हमें, ठीक है, मिल गई संख्या। अब इसको इसी के व्युत्क्रम से भाग देना है, तो भाग देने के लिए व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ऐसे कर देंगे, और भाग का मतलब होता है इंटू करके वापस से इसको उल्टा कर दो। डिवाइड का मतलब होता है ना फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को उल्टा करके इंटू कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन में वाई की पावर 4। पावर 4 तो नीचे कहीं नहीं दे रखी, इसमें भी पावर 3 है, क्या बोल रहे हैं, एक बार इसको क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं उसी से गुणा करें, तो एक भिन्न है कोई एक्स अपॉन में वाई, इसको खुद से गुणा करना है, इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग दें, तो ये भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने की कहना चाह रहा है। तो अगेन वही चीज़ कि जब हम इसको भाग देंगे इसके व्युत्क्रम से, वाई अपॉन एक्स से भाग देंगे इसको, तो ये इंटू में एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्यूब आ रहा है ना, क्यूब नीचे आ रहा है, बिल्कुल सही, ये हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, ये हो जाएगा। इसने बोला कि किसी भिन्न को स्वयं से ही गुणा करो, पहले उससे खुद से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसके व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल, उसका उल्टा, उस फ्रैक्शन के उल्टे से भाग देना है। जब फ्रैक्शन का उल्टा देखो, इसको हम जब डिवाइडेड बाय वाई अपॉन एक्स करेंगे, तो एट द एंड ये भी तो डिवाइड इनटू में चेंज होकर वापस से एक्स अपॉन वाई हो जाएगा ना। तो इसको इंटू एक्स अपॉन वाई कर दिया, बराबर क्या है, एक्स की क्यूब अपॉन में वाई की क्यूब, इसकी वैल्यू दे रखी है ये 18 सही 26/27, तो 18 सही 26/27 इसकी वैल्यू दे रखी है। तो इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो 27 गुना 18 प्लस 26, तो 27 की गुना 18 बार करनी है और उसमें 26 भी जोड़ना है। तो मैं मान लूँ कि इसमें मैं 27 ही जोड़ देता हूँ पूरा, तो मैं 27 की गुना 19 बार कर देता हूँ, ठीक है ना। समझ पा रहे हो बात को, मैंने 27 की गुना 18 बार की, प्लस इसमें 26 जोड़ना है, तो मैंने कहा 27 जोड़ देता हूँ, तो यानी कि एक बार और 27 जाएगा, तो मैं 19 से कर रहा हूँ 27 की गुना। तो मैंने पहले 20 से कर दिया, 27 दूनी 54 540। अब इसमें मेरे को घटाना क्या, 27, और एक और घटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने 26 को 27 माना था, एक एक्स्ट्रा माना था, तो इसमें 28 घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा, दो, तीन में से दो गया एक, 512, ऊपर आ गया 512 और नीचे आ गया 27। ये आ गई फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू ये आ गई, एक्स की क्यूब अपन में वाई की क्यूब की वैल्यू ये आ गई। तो भाई ये ऊपर जो है ये 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, और ये 27 जो है वो किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो ये 8/3 मतलब 3 दूनी 6, ऊपर क्या रहेगा, ऑप्शन से देखते हैं ना, नीचे यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, नीचे 3 केवल यहाँ पे है, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 ये वाली भिन्न बन रही है, ठीक है ना, बाकी चेंज कर सकते हो। 3 दूनी 6, ऊपर कितना बचा, 2, नीचे 3, ठीक है ना। तो 2 सही 2/3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़िए, पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए इसको, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे। मधुमक्खी भन भनाना, भिन भिनाना लिखना चाहिए था ना इसको। तो मुर्गी क्या करती है, कुकड़ुक्कू करती है ना, तो कुड़कुड़ाना आएगा इसका। इंग्लिश में पढ़िए इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो, फिर हम हिंदी में देखेंगे। अगस्त मलाई जीवमंडल भंडार
कहाँ पाया जाता है? अगस्त मलाई कहाँ पे है अपना? अगस्त मलाई है केरल में। पॉज करके इंग्लिश में पढ़िए इसको, उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में। तो भाई ये इसको क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो इजी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, सबसे पहले यह ध्यान रखना है आपको कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, ठीक है, उसके बाद डिवाइड इनटू होता है। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले अंदर वाला, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाहर वाला, फिर सबसे बाहर वाला, ठीक है ना। तो सबसे अंदर का ब्रैकेट ये क्या है, 11 में से 8 गए 3, माइनस का बचेगा, क्योंकि 8 में से हम 11 घटा रहे हैं। तो बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर भी पहले इंटू करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 हो गया ये। अब ब्रैकेट खुल गया, ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू, तो पहले ऑफ करेंगे। तो 11 चौक 44, ये क्या आ गया, 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 11 चौक 44, ठीक है। तो ये 4 अब डिवाइड करेंगे तो 4 के नीचे आ जाएगा 44, ठीक है। तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 4 से 4 1 आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर वाला ये जो पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया ना, इसका आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करना है, इन टू आएगा पहले, ऑफ को सॉल्व करते हैं ना पहले। तो इसको 15 चौका 60 हो जाएगा, 120/60 2 हो गया, ये 2 आ गया। इसके अंदर ब्रैकेट में कितना बचा, 1, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे इसको। नई सरकारी नीति का लक्ष्य अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरकार जीवाश्म ईंधन से चलने वाले सभी वाहनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाएगी। सभी वाहनों पे तो इसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं ना, एक्सट्रीम हो गया, सभी वाहनों पे कैसे प्रतिबंध लगाएगी। इसने बोला कि 50% तक कार्बन एमिशन को कम किया जाएगा, तो पहला तो गलत होना चाहिए। दूसरा क्या है, सरकार कोयले से चलने वाले सभी बिजली संयंत्रों को बंद बंद कर देगी, तो ये भी गलत। सभी को कहाँ बोला है इसने, कहा 50% तक कम करना है, तो जितना हो सकेगा उतना कम किया जाएगा, सभी को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही निष्कर्ष मेरे हिसाब से तो गलत होने चाहिए। चलिए इंग्लिश में पढ़िए इसको पॉज करके, फिर हम हिंदी में देखेंगे। जनवरी 2024 में अटल सेतु का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अटल सेतु पहले भी आया हुआ है और ये शायद एग्जाम में भी आया हुआ है। तो अटल सेतु कहाँ बनाया गया, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के मुंबई में, मुंबई के एक ही ऑप्शन है बस, महाराष्ट्र का। पॉज करिए पढ़िए इसको, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे, ठीक है जी। चलिए, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक काम को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष है भाई, पी से पुरुष प्लस एक महिला, एम से महिला, मिलकर एक काम को एक महिला प्लस एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। तो ये लोग इनसे आधा समय लेते हैं, अगर ये एक समय लेते हैं तो ये लोग इससे आधा। तो अगर ये 2 समय लेते हैं, पॉइंट में चले जाएंगे ना बेफिजूल में, तो अगर ये 2 समय लेते हैं तो इनको एक ही समय लगेगा बस। समझ पा रहे हो बात को? पुरुष और महिला मिलकर एक काम को महिला और लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय के आधे समय में कर सकते हैं। तो अगर ये 2 समय लेते हैं, 2 दिन लेते हैं, तो ये एक ही दिन लेंगे। तो ये क्या है, इनके टाइम का रेशियो आ गया। और टाइम के रेशियो का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो ये आ गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला इसने, एक लड़का अकेले उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ऊपर लिख देते हैं, लड़का 20 दिनों में उस काम को पूरा कर सकता है। 2 महिलाएं मिलकर उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती हैं। अगर 2 महिलाएं 30 दिन में कर रही हैं, तो एक महिला कितने दिन में कर देगी, 60 दिन में पूरा करती है ना। 2 महिलाएं मिल जाएंगी तो आधे दिन में खत्म कर देंगी काम को। एक महिला 60 दिन में काम को खत्म कर देंगी। तो एक महिला 60 दिन में काम को खत्म करती है, एक लड़का 20 दिन में काम को खत्म कर देता है। तो अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इंडिविजुअल। तो 60 आ गया इनका एलसीएम, 60 एकम 60, 20 × 60। एक महिला 1 यूनिट काम करती है और एक लड़का 3 यूनिट काम करता है, और टोटल काम कितना है, 60। तो दोनों मिलाकर लड़का और महिला 3 और 1 4 यूनिट काम करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी 4 आ गई। बट एक्चुअली में कितनी एफिशिएंसी हमने मानी है, 1। तो इस 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, है ना। एक्चुअली में तो इनकी एफिशिएंसी 4 आई है, टोटल काम कितना है, 60 है। तो हमने माना था 1 एफिशिएंसी, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 2 की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, 4 पुरुषों द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो पुरुष की एफिशिएंसी निकाल लें। पुरुष की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी आएगी एफिशिएंसी, महिला की कितनी, एक महिला की है एफिशिएंसी 1 और लड़के की है 3। तो इस महिला की भी 1 हो गई, और ओवरऑल इन दोनों की एफिशिएंसी 8 आ रही है, तो पुरुष की एफिशिएंसी कितनी होगी, 7। तो पुरुष एक दिन में 7 काम करता है। तो 4 पुरुष मिलकर 28 काम करेंगे,
और टोटल काम कितना है 60। तो टोटल काम ये रहा ना 60 यहाँ पे। तो टोटल 60 काम को ये कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, इनकी फ्रैक्शन निकालें। तो 4 × 7 = 28, 4 × 4 4 × 5 = 20, 15/7, तो 7 दूनी 14 10 बचा, 7 × 7 7 × 4 = 28, 2.14, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको इंग्लिश में क्या ही पढ़ना है, हिंदी में देख लेते हैं। इसमें ट्रायंगल्स गिनने हैं, तो भाई ट्रायंगल गिनना बड़ा बोरियत का काम है, पर देख लेते हैं। अच्छा ये वाले ट्रायंगल्स नहीं है, यहाँ पे देखो ये वाली लाइन बन रही है ना, यहाँ तक है इसकी लाइन, है फिर इसका ऐसे लाइन है, ठीक है ना। कभी ये सोचो ये वाला भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रायंगल्स ही हो गए टोटल। ठीक है। अब ऐसे अलग अलग गिनते हैं, एक ये वाला 8, एक ये वाला 9 और एक पूरा वाला 10। ठीक है, अब इधर गिनते हैं। तो इधर ये वाला 11 है, इधर देखें तो ये पूरा वाला 12, इसमें देखें तो 13, और एक ये वाला 14, और एक पूरा वाला 15। ठीक है, 15 हो गए। ठीक है। अब एक ये वाला दिख रहा है जो 16, एक ये वाला दिख रहा है 17, और कौन सा दिख रहा है, और कोई तो नहीं दिख रहा। एक ये वाला दिख रहा है 18, ऐसे ही इसमें दिख रहा है एक ये 19, एक ये बड़ा वाला दिख रहा है ये वाला, ये 20, और तो कोई नहीं दिख रहा ना। 20 ऑप्शन में भी है, तो हम तो 20 के साथ जाएंगे क्योंकि हमें केवल 20 दिख रहे हैं इसमें, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे इसमें। चलिए इंग्लिश, और फिर पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी। निम्नलिखित में से कौन रुपए के अवमूल्यन का परिणाम है। अगेन ये पहले भी मॉक में आ चुका है, रुपए का अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है, उससे निर्यात जो होता है वो प्रतिस्पर्धी बन जाता है। ये आपको याद करना है, मैं ये आपको याद रखना है। जब भी पहले क्वेश्चन आया था तो मैंने इसको डिटेल में समझाया था कि कैसे इसको ये इफेक्ट करता है। बाकी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा है बार बार, तो याद रखना है, ठीक है। जब रुपए का अवमूल्यन कर दिया जाता है तो वो निर्यात को फायदा करता है, निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाता है। ठीक है। 100 अंकों के 7 पेपरों की एक परीक्षा में 3 गणित के पेपर हैं, 2 अंग्रेजी के पेपर हैं, 2 हिंदी के पेपर हैं। डी को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः इतने 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 औसत अंक प्राप्त हुए हैं। प्रति पेपर औसत अंक कितने हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना सातों पेपर में, तो एवरेज कितना है ये बताना है। तो अगर उसकी गणित के पेपर में उसका एवरेज 45 है, तो टोटल गणित के 3 पेपर उसने दिए हैं, तो उसने गणित में टोटल 3 × 45 मार्क्स प्राप्त किए। एक पेपर में 45 है गणित के एवरेज, तो तीनों पेपर में कितने हो गए, 9 और 3 9 और 4 13, 135। ठीक है। अब उसने अंग्रेजी के 2 पेपर दिए, और अंग्रेजी के 2 पेपर में उसके 55 के हिसाब से नंबर है, तो 55 दूनी 110। ठीक है। और उसने हिंदी के 2 पेपर दिए, और हिंदी के भी एवरेज कितने उसके 60, तो 2 × 60 उसके कितने हो गए, 120 नंबर हो गए। टोटल इतने मार्क्स हो गए उसके सातों पेपर में, तो 5 6 3। ठीक है ना। ठीक है। अब ये 7 एग्जाम के मार्क्स हो गए, 5 3 2 5 और 1 6 3 3। ठीक है। ये 7 पेपर में इसके मार्क्स है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35, इधर गया तो 7 दूनी 14 पॉइंट, एक बचा तो 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 52.14। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। इंग्लिश में पढ़िए इसको पॉज करके जल्दी से, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे इसको। कुछ बकरियां पुस्तकें हैं, तो ये बकरियां हैं, इनमें से कुछ क्या है, पुस्तकें हैं। ठीक है। सभी पुस्तकें कुर्सियां हैं, तो ये सारी पुस्तकें क्या हैं, ये कुर्सियां हैं। ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन बन सकता है, देखिए कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, तो कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं क्या, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ कुर्सियां बकरियां हैं क्या, कुछ कुर्सियां बकरियां, ये वाला बिल्कुल सही है। दोनों कंक्लूजन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़िए पॉज करके, फिर हिंदी में देखेंगे। मिलान 2024 नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये मुझे पता नहीं करंट अफेयर का है, लेकिन ये शायद पहले भी आ चुका है। तो मिलान शायद विशाखापट्टनम में होता है आई थिंक, बाकी आई एम नॉट श्योर, है ना, इसको देख लेंगे बाद में, क्योंकि ये पहले भी बार बार आ रहा है क्वेश्चन। हालांकि करंट अफेयर क्वेश्चंस में देख ही नहीं रहा, तो इस वजह से उतना याद नहीं है, बाकी देख लेंगे बाद में। ठीक है। चलिए, ये क्या बोला इसने,
सेक 3a बराबर कोसेक ये है, जहाँ ए एक न्यून कोण है तो ए का मान बताना है। सेक 3a बराबर ये है, तो ए का मान बताना है क्या है। यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे यहाँ 3a दे रखा है, ए दे रखा है। तो आप इसको, अगर आपने पढ़ा हो कि सेक थीटा बराबर कोसेक 90 - थीटा होता है, ये आपको पता है? बिल्कुल पता है। तो सेक थीटा कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है 3a। तो 90 - थीटा, कोसेक 90 - थीटा बराबर कितना दे रखा है ये। तो मैं लिख सकता हूँ कोसेक 90 - थीटा बराबर कोसेक a - 40। कोसेक a - 40 दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि 90 - थीटा की वैल्यू बराबर मुझे किसके बराबर दे रखी है? a - 40 के बराबर। और यहाँ पे थीटा कितना है? 3a। तो इस थीटा की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? 3a। ठीक है। ठीक है, तो 3a इधर चला जाएगा, 4a हो जाएगा, और ये 40 माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 9 और 4 13, 130 बराबर 3 और 1 4a। अब इसको a की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे, इसको कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, एक इधर गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 32.5। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश, हिंदी। इसने बोला है कि क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसने बोला है ना किसी तरह समान छोड़कर किसी न किसी तरह समान है। अच्छा, इसमें अन्य से अलग ऑड वन आउट छांटना है आपको। 4 आकृतियों में से एक, ये जो 4 आकृतियां ऊपर दी गई है ना, इन चारों में से एक कोई अलग है। ठीक है, ये 1 2 3 4, इन चारों में से कोई ना कोई एक अलग है। ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पे ही रह गया, फिर ये मुड़ गया, ये मुड़ गया। देखो इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा, इन दोनों इससे आगे बढ़ना चाहिए था। तो इन दोनों में से एक गलत होगा 100%। आप देख रहे हो ये एरो यहाँ पे एरो यहीं पे रह गया ये, जबकि इसमें आगे बढ़ गया, इसमें भी आगे बढ़ गया। तो यानी कि एरो जो है वो शिफ्ट नहीं हो रहा, तो इन दोनों में से एक गलत है, कोई आकृति। अब इन दोनों में से गलत कौन सी है देखना है। ठीक है। तो अगर हम इसमें पैटर्न देखने की कोशिश करें, तो ये एरो, एरो के ये दोनों भरे हुए हैं, भरे के बीच में एक, भरे के पीछे एक खाली है। अगर इनके बीच का एंगल देखें, ये ऐसे बन रहा है, देखो ऐसे बन रहा है, ये भी ऐसे बन रहा है, ये भी ऐसे बन रहा है, ये भी ऐसे बन रहा है ना। और इनके जो एंगल है ना, एंगल के बाहर है ये खाली वाला, एंगल के बाहर है ये खाली वाला, एंगल के बाहर है ये खाली वाला, इसमें एंगल के बाहर है ये खाली वाला। ठीक है। तो फिर इसमें डिफरेंस किस चीज़ का दिख रहा है? ये एक सेकंड, इसको मिटाते हैं, देखें कैसा डिफरेंस है इसमें। इसके बाहर, हम्म, इसके बाहर, ये इसके बाहर है, ये इसके बाहर है। तो डिफरेंस किस चीज़ का है इसमें भाई? कुछ और डिफरेंस देखने को मिल रहा है क्या? इन दोनों में से एक अलग है ये तो पता चल रहा है, बट क्या अलग है ये देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम इनकी शिफ्टिंग को देख लें, चलो थोड़ा सा ध्यान से, कि ये वाला खाली वाला किधर शिफ्ट हो रहा है, ये सामने आ गया यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ आना चाहिए था, यहाँ से यहाँ नहीं दिख रहा। तो क्या हो सकता है इसमें पैटर्न? इसके बाहर, ये भी इसके बाहर, ये भी इसके बाहर है। हम्म, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि ये वाला जो खाली वाला है इसके साथ देखें, तो ये भरा वाला इसके बाहर है, खाली वाले के बाहर है भरा वाला। हम्म, इसमें भी ऐसे ही सेम टू सेम दिखेगा हमें। तो फर्स्ट और सेकंड में से एक अलग होगा इसमें। अब इसका लॉजिक क्या है ये समझ नहीं आ रहा। इनका कुछ रोटेशन का क्रम होगा ना। तो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 बढ़ा है, तो यहाँ पे 2 बढ़ा होगा, 1 2। बिल्कुल सही, ये वाला तो क्रम सही दिख रहा है
कि ये एक दो बढ़ा यहाँ से, इसको बाद में देखते हैं ना, अभी टाइम खराब नहीं करेंगे। इन दोनों में से एक होगा, ये तो पता चल रहा है, बाद में देखेंगे। चलिए, इसने क्या बोला, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिलम्बस, थांगटा और थोड़ा। थांगटा आपको पता है मणिपुर का क्या है कि मार्शल आर्ट है, युद्ध कला नृत्य है। तो थांगटा तो आप सभी को पता होगा, बहुत फेमस है, बाकी सबका पता हो या ना पता हो। गुप्त साम्राज्य के प्रांतीय सूबेदार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पदवी का उपयोग किया जाता था। अगेन ये पहले भी आ चुका है, एग्जाम में भी आ चुका है, मॉक में भी आ चुका है कई बार, ठीक है। तो प्रांतीय सूबेदार को क्या कहा जाता था, उपरिक। और प्रांत को क्या कहते थे उस वक्त, तीन इकाइयों में बांटा हुआ था ना, आपको याद होना चाहिए। तीन इकाइयां थी, एक राष्ट्र था, है ना, देश जिसे कहते थे, एक अपना प्रांत था, और एक जिला था, जिले को भी बांटा हुआ था ग्राम में, है ना। तो राष्ट्र, देश और प्रांत को क्या कहते थे, भुक्ति कहते थे, भुक्ति, भुक्ति, आपको याद हो तो पढ़ा हुआ, ठीक है। और इसके जो मुखिया होते थे उपरिक कहते थे, और जिलों को क्या कहते थे, विषय, और इसके मुखिया को कहते थे विषयपति, है ना, ये सब आपको याद होगा। और उसके नीचे होता था ग्राम, जो सबसे छोटी इकाई होती थी, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। इंग्लिश में पढ़िए, जल्दी से पॉज करिए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। क्वेश्चन ऊपर ही लिखा है, नीचे नहीं है। तो लाइन चार्ट किसी देश के वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाता है, कितने वर्षों तक उत्पादन उस अवधि के औसत उत्पादन से अधिक था। कलर चेंज कर दें, दिख नहीं रहा येलो, ठीक है। कितने वर्षों तक उत्पादन उस अवधि के औसत उत्पादन से अधिक था, तो पहले इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज निकालने चलो, 100, 280, 300, 440, 440, 540, 640, 40 और 30, 70, 670, 80, 90, 100, 700, 820, 1020 आ गया इसका, ठीक है। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लोग हैं, 6 ईयर्स हैं। तो छः कम छः कितना हुआ, 4, 6, 7, 42 और 0, 170 इसका एवरेज आ गया। और एवरेज से ये बोल रहा है उत्पादन कितने वर्षों तक उस अवधि के एवरेज से अधिक था। तो एवरेज से अधिक कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, 170 से अधिक एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे, तो 3 वर्ष तक केवल एवरेज से ज़्यादा इसमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या इंग्लिश में पढ़ोगे यार, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये बताना है आपको, ठीक है जी। चलिए, तो एफ से GHIJKLMN, तो एन आएगा, एन सभी ऑप्शन में। जी से HIJKLMNO, तो ओ आएगा, ओ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। ओ PQR+3, RSTUUVWXXYZA, तो ए आएगा +3 करके, तो इस पर ऑलरेडी क्लिक हो गया था, तो यही इसका सही आंसर है, ठीक है जी। चलिए, इंग्लिश में पढ़िए इसको जल्दी से पॉज करके, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई है। ये पहले भी मॉक में ही आया था, उस वक्त करंट अफेयर का समझ के हमने छोड़ा था इसको। तो इसका आंसर सही था कि PM प्रणाम और मिष्टी, इन दोनों योजना को तो शुरू किया गया। गोवर्धन पुरानी योजना, ये शायद 2018 के आसपास की थी। तो केवल एक और दो इसका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी रिसेंटली किसी मॉक में भी आया था, ठीक है। अगेन वही सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट होकर दिखाई देते हैं, इसलिए मॉक का एनालिसिस अच्छे से आपको करना है। न केवल मॉक में, एग्जाम में भी यही सेम क्वेश्चंस आपको घूम फिर के देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए, जवादी की पहाड़ियाँ कहाँ पे, ईस्टर्न घाट में है, ठीक है। डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक कहाँ पे है, पश्चिमी घाट में, बिल्कुल ठीक है। जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ, ये कहाँ पे है, मेघालय में है। और पटकाई बूम किधर है, पूर्वांचल। तो पहले का ए है, ए है, ए है, ये ऑप्शन खत्म। दूसरे का बी है, बी है, ये ऑप्शन खत्म। तीसरे का डी, तो ये भी ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर है, तो प्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो सबसे बड़ा डायरेक्ट टैक्स है ना, इससे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं डायरेक्ट टैक्स का। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित मुगल सम्राटों के नाम पर विचार कीजिए। कौन सा क्रम सही कालानुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। ये पहले भी आया था मॉक में, तो सबसे पहले इन चारों में से कौन सा था, इन चारों में सबसे पहले था जहांदार शाह, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा 3, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। जहांदार शाह के बाद मोहम्मद शाह, ये 4 इसमें भी है, इसमें भी है।
मोहम्मद शाह के बाद कौन आता है? अहमद शाह। ये सबसे एंड में आएगा, इसके बाद आएगा मतलब ये आलमगीर सेकंड। तो ये पहले आएगा दो, उसके बाद आएगा एक, तो ये वाला ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इनका कालक्रम वगैरह भी आपको याद रखना है, स्पेशली मुगल्स और दिल्ली सल्तनत वगैरह का तो इम्पोर्टेंट है। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है, यदि दुकानदार ने इतने प्रतिशत और इतने प्रतिशत की छूट दी, तो दो क्रमिक छूटें देने के बाद विक्रय मूल्य कितना है? तो इजी दे दिया, ये तो फ्रैक्शन 1/7 है, ये 1/8 है। तो अगर मैं कह रहा हूँ 56 रुपए की कोई चीज़ है, तो 14 से ही 2/7% कितना होता है? 100/7% हो गए, और परसेंट के लिए दो जीरो लगा दी, जीरो से जीरो खत्म, तो 1/7 हो गया। मैंने 56 रुपये पे पहले 1/7 की छूट दी, मतलब 7 रुपये पे 1 रुपये की छूट दी, तो मैंने कितने में बेचा? 6 रुपये में बेचा, है ना, 6/7 में बेचा। अगर मैंने 7 पे 1 की छूट दे दी तो 6/7 में बेचा। अगेन 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। तो मैंने 8 रुपये पे 1 रुपये की छूट दे दी, तो मैंने 7 रुपये में बेची 8 रुपये की चीज़। ठीक है। तो ये 7 से तो 7 कैंसिल, 8 से 8 सत्ते 56, और 7 6 42, तो वो मैंने चीज़ 42 रुपये की बेची। सिंपल। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़िए, पॉज करिए जल्दी से, इंग्लिश में पढ़िए फिर हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए, कथन दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है, ये बोल रहा होगा कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए आंसर देने के लिए पर्याप्त है। ए बी सी डी चार मित्र हैं, तो समूह में सबसे बड़ा कौन है, इसका आंसर आपको चाहिए। तो डी बी और सी से बड़ा है, तो पहली स्टेटमेंट कह रही है डी जो है वो बी और सी से बड़ा है, डी इन दोनों से बड़ा है डी। लेकिन ए से छोटा है, तो डी ए से छोटा है, तो ए जो है वो डी से बड़ा है। तो पूछा गया सबसे बड़ा कौन है। चार मित्र हैं, तो चार में सबसे बड़ा आपको ये दिख रहा है ए है, तो पहली वाली स्टेटमेंट से तो आंसर आ जाएगा। दूसरी वाली स्टेटमेंट में क्या बोला है? सी ए से छोटा है, तो ए से छोटा है सी, लेकिन बी से बड़ा है, तो सी जो है वो बी से बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो अब सबसे बड़ा कौन है इसमें पता कैसे चलेगा हमें? चौथा कहाँ पे है? चौथे व्यक्ति के बारे में भी तो इसको बताना पड़ेगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि कैसे सबसे बड़ा कौन सा है। इसने तीन के बारे में बताया, हो सकता है चौथा यहाँ पे हो सकता है चौथा आगे हो, कहीं भी हो सकता है। तो केवल एक स्टेटमेंट जो है वो तो आंसर तक पहुंचा सकती है, दूसरी स्टेटमेंट नहीं पहुंचा सकती, तो एक पर्याप्त है, दूसरा नहीं है। चलिए, इंग्लिश में पढ़िए इसको पॉज करके, फिर हिंदी में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक, हालांकि ये बार बार मॉक में आ ही रहे हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में। उनके पास कोशिकांग के रूप में केवल बहुत छोटे राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। झिल्ली बाध्य कोशिकांग उपस्थित नहीं होते इसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ये इसका सही आंसर है, इसने पूछा जो नहीं है सही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखिए, जल्दी से पढ़िए पॉज करके, फिर हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने कि 40 लीटर दूध है, इस पात्र में, इस पात्र से 4 लीटर दूध निकालकर इसके स्थान पर जल डाल दिया। ठीक है। इस प्रक्रिया को पुनः 2 बार दोहराया गया, पात्र में अब दूध कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार आता भी है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो 40 लीटर दूध था, ठीक है, इसने क्या किया, इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाल दिया। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि 40 में से मैंने 4 लीटर दूध निकाल दिया, तो कितना यहाँ 40 है ना, 40 में से 4 लीटर दूध निकाल दिया, तो कितना निकाल दिया? 1/10। तो मैंने 10 लीटर दूध में से 1 लीटर दूध निकाल दिया। ठीक है। तो दूध उसके अंदर बचा कितना? 9/10 बचा। सिंपल बात है भाई, 10 में से एक दूध निकाल दिया मैंने, है ना, तो 10 में से 9 यूनिट बचा, 9 यूनिट दूध बचा उसमें। ठीक है। इसने कहा कि इस प्रक्रिया को पुनः 2 बार और दोहराता है वो, तो अगेन इसमें से फिर वो 1/10 निकाल देगा, तो 9/10 दूध बचेगा। फिर अगेन 1/10 निकाल देगा, तो 9/10 दूध बचेगा। तो एट द एंड दूध कितना बच जाएगा इसके अंदर? तो 9 की क्यूब 729, अपॉन में 10 की क्यूब 1000। तो अगर 1000 मिश्रण है, 1000 यूनिट मिश्रण है, तो उसमें से 729 जो है वो दूध है। ठीक है। पात्र में अब दूध कितना है? तो 1000 में से 729, लेकिन एक्चुअली में तो 1000 यूनिट नहीं था ना दूध मिश्रण। तो एक पात्र में 40 था शुरुआत में, तो 40 का 729/1000 निकालना है आपको, तो एक जीरो से ये एक जीरो खत्म। ठीक है। ठीक है। तो अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो उसके बाद 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इंटू 4 करते हैं, 4 9 36, तो एंड में 6 आएगा, और 6 एक ही उसमें आ रहा ऑप्शन में, और किसी में आई नहीं। पूरा करके देख लो, 4 9 36 3, 4 दिन 8, 8 और 3 11,
एक, 4 × 7 = 28 और एक 29। दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरीके का प्रोसेस पुनः 2 बार किया जाता है, तो सेम इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो पीछे करके आप दोबारा से इसको समझ सकते हो। ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़िए पॉज करके। अब हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने, एक टैक्सी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, तो यहाँ से हम दक्षिण नीचे होता है, तो 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर गए। फिर पूर्व की ओर मुड़ी, तो पूर्व इधर होता है सीधे हाथ की तरफ, और 5 किलोमीटर चल गई। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, अगेन 7 किलोमीटर इसके सामने आ गई। ठीक है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ी, तो बायां इधर होगा और 2 किलोमीटर चली। ठीक है, अब टैक्सी की स्थिति उसके आरंभिक स्थान से कहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि नीचे का 5 है। तो वो टैक्सी यहाँ पे कहाँ पे है, ईस्ट साइड में, ईस्ट में है और 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना, सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है, हमेशा याद रखना है आपको। अच्छा, पूछा गया इसमें, ये तो देख लें एक बार। अब टैक्सी की स्थिति उसके आरंभिक स्थान से, तो आरंभिक से तो इधर पूर्व में है ना। ठीक है। इंग्लिश में पढ़िए इसको पॉज करके जल्दी से, फिर हिंदी में देखते हैं। पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में विघटन और ऑक्सीजन की कमी में ऊर्जा का निर्माण निम्नलिखित में से किस में होता है। पता नहीं भाई, इसको बाद में देखेंगे। ये साइंस के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए इनको, क्योंकि हमें साइंस नहीं आती इतनी। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री का है, तो एक एंगल है, ये एंगल कह रहा हूँ, ट्रायंगल है। ठीक है, ए, बी और सी, जिसमें बी क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। बी से ए सी पर लंब पी, बी से ए सी पर लंब पी है, ये पी है लंब। ठीक है, बी से ए सी पे। ठीक है, बी सी बराबर 10, तो बी सी बराबर 10 है, ए सी बराबर 12 है, और पी का मान आपको बताना है क्या होगा। इस इस पी का मान बताना है क्या होगा। तो आप कैसे निकाल सकते हो, आपको ये भी लंब दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालें। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण का वर्ग। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग हो जाएगा। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144, बराबर 10 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 44, तो √44। ए बी का स्क्वायर आ गया √44। अगर √44 को हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 11 × 4 = 44 होता है, तो 4 बाहर आके 2 हो जाएगा और 11 अंदर रह जाएगा रूट के अंदर। ठीक है ना, 11 × 4 = 44 लिख सकते हैं ना इसको, 44 को 11 × 4, तो ये 4 2 का रूट 2 का स्क्वायर होता है, तो बाहर आ जाएगा 2, और ये 11 अंदर रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब पी की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका एरिया कंपेयर कर सकते हो। एरिया कैसे, आपको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो ये भी इसका, ये वाली भी हाइट है इसकी, पी वाली, और ए बी भी इसकी हाइट है ना। तो जब ए बी इसकी हाइट होगी तो क्या होगा, 1/2, आधार कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा इसका 10, और गुना ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2√11। ये बराबर होगा किसके, जब इसको मानेंगे पी को हम मानेंगे हाइट, तो 1/2। अब बेस कितना हो जाएगा, जिस पे ये जो लंब होता है ना, जिस पे उसको बेस कहते हैं, तो बेस हो जाएगा 12, इंटू हाइट कितनी हो जाएगी पी। ठीक है ना, तो 1/2 से 1/2 खत्म। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अपन में आ जाएगा ये 12, तो 2 एकम 2, 2×6 = 12, 2×3 = 6, 2×5 = 10, तो 5√11/3, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, उन दोनों के एरियाज को उसी के दो तरीके से एरिया निकाल के हमने कंपेयर कर दिया, आपको पता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, क्या बोला इसने। कौन से गणितीय चिन्हों का प्रतिस्थापन, अच्छा दो साइन बदलने इसमें आपस में, अगेन मैं आपको बताया मैंने कि जब डिवाइड कंप्लीटली हो रहा हो तभी आपको उसको पुट करना है। जैसे हमने कहा माइनस और डिवाइड को चेंज करना है, तो डिवाइड जो है माइनस की जगह पे आ जाएगा। तो ये देखिए क्या कंप्लीटली डिविजिबल है, 16/15 नहीं है, तो इसको पुट ही नहीं करना। सेकंड, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस को चेंज करेंगे, तो डिवाइड चेंज नहीं होगा, तो डिवाइड की जगह डिवाइड ही रहेगा, तो ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना, 20 से 4, 4 से 20। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको करिए, 4×5 = 20, इंटू 8, प्लस की जगह -16 और माइनस की जगह +15, बराबर कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, और -1 39 आ जाएगा, लेकिन 11 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इंटू और डिवाइड को, तो डिवाइड की जगह इंटू आएगा,
इंटू की जगह डिवाइड आ जाएगा। तो 4/8 और यहाँ पे इंटू होगा, तो 2 से 20 कट जाएगा, बिल्कुल ये भी लग सकता है। तो इसको भी लगा के देखेंगे, 20 × 4/8, और बगल में क्या है, +16 -15। तो ये कितना हो गया, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 2 से 1 कटा 10 बार में, 16 में से 1 गया, 16 में से 15 गया, 1, 10 और 1 11। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही पुट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें इसको जल्दी से पॉज करके, फिर हम हिंदी में देखेंगे। इन पर विचार करना है। कितने युग्म इसमें सुमेलित हैं ये बताना है, दिए गए युग्म में से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, तो भाई देखो, आगा खान मुस्लिम लीग से संबंधित थे, बिल्कुल सही थे, इसके संस्थापकों में से एक थे। जवाहरलाल नेहरू फॉरवर्ड ब्लॉक से मेरे हिसाब से नहीं संबंधित थे। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसकी स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। एम एन रॉय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना भी एम एन रॉय जी ने ही की थी, एम एन रॉय ने की थी। और आगा खान बिल्कुल सही, तो ये दो, एक और एक, ये दो सही हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, तो दो युग्म सही है, केवल दो युग्म सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश और फिर हिंदी। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में मनाया था, तो पुष्कर कार्तिक, कार्तिक पुष्कर कार्तिक। ठीक है, पुष्कर मेला पहले भी पूछा गया है, एग्जाम में भी पूछा गया है, और मॉक में भी पूछा गया है, तो याद रखना है इसको। ठीक है, इंग्लिश में पढ़िए पॉज करके जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है, तो ए जो है बी से 3 गुना तेज है, तो अगर बी एक काम करता है तो ए जो है इससे 3 गुना तेज है, 3 काम कर देता है, ये इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, ठीक है। बी 280 दिन में अकेले किसी कार्य को पूरा कर सकता है, तो बी एक की एफिशिएंसी से 280 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तब उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी मिलकर कार्य को पूरा कर सकते हैं। बी अकेला 280 दिनों में काम पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये बताना है। तो 4 × 7 = 28, 70 ऑप्शन में आएगा, बिल्कुल सही। इसने ये बोला है कि भाई अगर ये एक काम करता है एक दिन में, तो 280 दिन में कितना काम करेगा, 280 दिन में पूरा काम कर रहा है ये, और एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल वर्क आ गया हमारा 280। समझ पाए बात को, 280 दिन तक काम करता है और एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 280। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, ये एक करता है और ये 3 करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं। तो कितने दिन में इस काम को कर देंगे, 4 × 7 = 28, 70 दिन में ये काम को पूरा कर देंगे, सिंपल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको क्या इंग्लिश में पढ़ोगे आप, देखो इसमें क्या बताना है आपको कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो LPL, LMNOP+3HIJ+M0, M से M0, LMNOP+3HIJ+2, M से M। ठीक है, UUVLM। अच्छा अच्छा अच्छा, इसने यहाँ से दे रखा लास्ट से, LMHIJMNOP। ठीक है, UVQRSKLMN। ठीक है, तो लास्ट से यहाँ पे क्या आएगा, +1, तो TUVW, तो V शुरुआत में आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद +2 होगा, तो यहाँ से -2 जाएंगे, तो कितना आएगा, R। ठीक है, RST आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म, फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट में पहले +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है अगेन, फिर +3 हो रहा है, ऐसे चल रहा है मामला। ठीक है ना, चलिए इंग्लिश में पढ़िए इसको जल्दी से पॉज करके, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे। कौन सा भारत के नदी तटीय पत्तन है भारत में, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और देश में हो रहे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी गवाह रहा है। ये पहले भी मॉक में पूछा, और इसमें ये पूछना चाहता है कि कौन सा सबसे पुराना पत्तन है। ठीक है ना, जो वर्ल्ड वॉर के समय पे भी था, तो वो है कलकत्ता पत्तन, जिसका ऑफिशियली अभी नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। ठीक है जी, चलिए इंग्लिश में पढ़िए क्वेश्चन को पॉज करके, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। एक किराने वाला 15% लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के भार से 20% कम भार वजन का उपयोग करता है, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ, अगर वो 100 रुपये किलो कोई चीज़ लाता है, ठीक है, 100 ग्राम या 100 रुपये किलो कोई चीज़ लाता है, तो 15% के लाभ पे यानी कि 115 रुपये में बेचता है वो। ठीक है, बाजार के भार से वो 20% कम तोलता है, तो यानी 100 ग्राम की जगह वो कितने दे रहा है, तो 100 रुपये की चीज़ देनी चाहिए थी, वो दे कितने की रहा है, 80 रुपये की चीज़ दे रहा है, केवल 20% कम तोल के दे रहा है ना, तो 80 रुपये की चीज़ वो कितने में दे रहा है, 115 में दे रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है उसको, 8 और 4 12, 35 रुपये का, 80 रुपये में 35 रुपये का लाभ हो रहा है। तो × 100 करेंगे
तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, ये 350 हो गया। तो 8 से काटने इसको, तो 8 चौक 32, 33 3 बचा, इधर गया तो 8 या 24, तो 43 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके नीचे वाटर इमेज बतानी है आपको। एम एन नीचे रखा है ना ये, तो वाटर इमेज बतानी है आपको कैसे बनेगी। तो वाटर इमेज में देखो, पहली चीज़ तो ये कि ये जो इसमें सामने दिया हुआ है ना, ये जो सामने दिया हुआ है ये बनेगा तो इसके सामने नीचे है, तो यहाँ पे उल्टा कैसे कर दिया इसमें दोनों ऑप्शन में। और ये वाला जो है इसमें लाइन से, इसमें लाइन ही नहीं दिख रही, तो तीसरा भी गलत है। चौथा ये एक ऑप्शन होगा जो कि सही होगा, इससे रिलेटेड होगा, बिल्कुल बिल्कुल इससे रिलेटेड चौथा ही सही है। ठीक है। चलिए इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। क्या बोला इसने, क्या बोला इसने कि किसी पृथ्वी की, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान इतना है, चंद्रमा पर जाने पर उसका भार कितना हो जाएगा। आज नहीं छोड़ेंगे इसको, हम बार बार इसको साइंस का मान के छोड़ देते हैं। बट इसका सॉल्यूशन हमने चेक किया था पिछले मॉक में, जब भी आया था सेम क्वेश्चन आ रहा है बार बार। इवन मेरे हिसाब से तो वेट भी इतना ही था, और पिछली बार हमने इसको एक को गलत किया था। देखो, जो पृथ्वी पर किसी चीज़ का द्रव्यमान होता है, ठीक है, पृथ्वी पर किसी चीज़ का जो द्रव्यमान है उसको वेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पृथ्वी पर अगर द्रव्यमान इतना है तो उसका भार कितना होता है, उसमें हमें 9.8 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारे पास वेट आ जाएगा उसका। ठीक है। अगर हमें द्रव्यमान दिया गया है और वेट निकालना है तो इंटू 9.8 कर दो। ठीक है। तो 12 निम्मा 108, जीरो से पॉइंट हटा दिया हमने, तो 12 निम्मा 108 10, 12 निम्मा 108 और 10 108 और 10 118। ठीक है। ये इतना इसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन में आ जाता है वेट। ठीक है। द्रव्यमान से वेट में कन्वर्ट कर दिया हमने। चंद्रमा पर जाने पर उसका भार क्या होता है, 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर जाने पर भार 1/6 हो जाता है, तो इसको काटो, 6 कम 6, 5 बचा, इधर गया 6 निम 54, और 54 के बाद कितना, 4 बचा ना, 6 अट्ठे 198 था ही नहीं इसमें। 6 कम 6, 5 इधर, 6 निम 54, 4 इधर गया, 6 अट्ठे 48। कहीं गलती हो गई क्या। 12 अट्ठे 96 होता है, 12 निम्मा 108 कर दिया मैंने, लो यही गलत कर दी, कैलकुलेशन ही गलत कर दी। आप लोग भी नहीं बता रहे हो यार, कम से कम आप तो बता दो। ठीक है, 120 × 9.8, तो 0 से पॉइंट कट गया, 12 अट्ठे 96 होता है, तो 9 आएगा। 12 निम्मा 108, 108 और 10 118, 118 में गया 117। ठीक है। इंटू 1/6, तो 6 कम 6, 5 इधर गया, 6 निम 54, 3 इधर गया, 6 6 36, तो 196 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। बार बार हम इस सवाल को छोड़ रहे थे साइंस का मान के, बट फिर हमने देखा कि बार बार आ रहा है, तो हमने इसको अपने नोट्स में लिख लिया कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार इतने रुपए में माल बेचता है तो 29% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसने अपने माल को इतने रुपए में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर मैं इतने रुपए में बेच रहा हूँ और 29% का लाभ अर्जित कर रहा हूँ, तो मुझे 2838 0 रुपए में कोई चीज़ बेचता हूँ, तो 29% का लाभ, यानी कि 129% के बराबर है। तो 100% कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ पहले उसका। तो इसको काट सकते हैं क्या, 16 18 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 निम 27, एक इधर गया, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 0। ठीक है। 43 से काट सकते हो क्या इसको, 43 दूनी 86, 43 दूनी 86, और 4 और 4 8 बचा, 43 दूनी 86, 220, और ये कितना आ गया, 22,000, 2 0 आगे, तो 22,000 इसका आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है। 22,000 कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है। अब इसने बोला है कि अगर मैं 24,090 में बेचूं तो कितना लाभ होगा। तो कॉस्ट प्राइस 22,000 है, और कितने एक्स्ट्रा में बेच रहा हूँ मैं इसको, 2,090 रुपये में। तो 22,000 पे 2,090 का प्रॉफिट, इसको मिटा दे क्या, 22,000 पे 2,090 रुपये का प्रॉफिट चाहिए मेरे को, 22,000 पे। ठीक है। इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, 2 0 से ये 2 0 खत्म, 1 0 से ये 1 0 खत्म, तो ये कितना आ जाएगा। तो 11 से काट दे पहले इसको, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 निम 99, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 निम 18.5, 9.5%, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, उसके बाद फिर हमने प्रॉफिट निकाल दिया। ठीक है। पॉज करिए, जल्दी से इंग्लिश में पढ़िए, अब हिंदी में देखेंगे इसको।
7 व्यक्ति ए बी सी डी सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ उन्मुख होकर बैठे हैं। जी के बाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, तो जी बैठा है। जी के बाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एक दो। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं इसके बाएं केवल। ए और एफ के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, टोटल व्यक्ति कितने, 7। तो अब इधर कितने, 3 ही हो गए, 4 5 6 7। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए। ठीक है, जी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ए और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तब ए और एफ कहाँ कहाँ बैठेंगे, बहुत सारी जगह बैठ सकते हैं, आगे चलते हैं। ए एफ के बाएं बैठे हैं, तो ए जो है एफ के बाएं बैठे हैं, आगे चलते हैं। डी एफ के दाएं और निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, केवल एक व्यक्ति बी के दाएं बैठा है, तो बी के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो बी यहाँ पे बैठा होगा। इसके दाएं केवल एक व्यक्ति यहाँ बैठा है। ठीक है, ई जो है वो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं हो सकता, तो ई या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, कहीं भी बैठ सकता है, तो ई का भी बहुत सारी जगह है। अब शुरुआत से देखें क्या क्या हमने छोड़ दिया था। ए और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, या तो ए यहाँ बैठेगा तो एफ यहाँ बैठेगा, इसके बीच में 2 व्यक्ति हो गए। और ए एफ के बाएं हैं, तो एफ के बाएं हैं ए। ठीक है, और अगर ए यहाँ बैठता है तो 2 व्यक्ति बैठ गए, एफ यहाँ बैठेगा। और अगर ए यहाँ बैठता है तो एफ यहाँ बैठेगा। 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, केवल एक व्यक्ति बी के दाएं बैठा है। ठीक है, जी का निकटतम पड़ोसी नहीं, ई जो है वो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई जो है वो जी के अगल बगल नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा ई। कुछ छूट रहा है क्या इसमें। ए और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए और एफ अगर यहाँ बैठते हैं तो 2 व्यक्ति यहाँ हो गए, फिर भी काफ़ी लोग छुट जाएंगे। एफ हो गया। डी एफ के दाईं ओर का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, तो जो डी है वो एफ के दाईं ओर है, तो अगर यहाँ पे एफ बैठता है तो डी यहाँ बैठेगा, और एफ अगर यहाँ बैठता है तो डी यहाँ बैठना चाहिए था बी की जगह पे, तो ये नहीं हो सकता। और अगर ए यहाँ बैठता है और एफ यहाँ बैठता है तो इसके दाईं ओर डी नहीं बैठ पाएगा क्योंकि लास्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो यही वाली सिचुएशन ठीक हो जाएगी, और इसके दाएं कौन बैठ जाएगा, डी। ठीक है, ई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी के पास ई नहीं बैठा तो ई यहाँ बैठा होगा। ठीक है, जो बचेगा वो यहाँ बैठ जाएगा। पूछा गया बी के ठीक दाएं कौन बैठा है, ई बैठा है। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है। इंग्लिश में बड़ी जल्दी पॉज करके फिर हिंदी में। कौन सी फसल रवि फसल का उदाहरण है, गैस चना जो, तो सा से सरसों, तो सरसों जो है वो रवि का उदाहरण है। इंग्लिश में पढ़ी जल्दी से पॉज करके फिर हिंदी में पढ़ेंगे इसको। क्या बोला इसने, धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई करते हैं, 2 दे रखा है। तथा स्थिर जल में इसकी चाल, स्थिर जल में, स्थिर जल में नाव की चाल को क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं ना, तो एक्स की वैल्यू इसने 4 दे दी। तो धारा की चाल पूछ रहा था, धारा मतलब वाई पूछ रहा है, तो वाई कितना हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस का और इधर आएगा माइनस का, तो वाई बराबर आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर तो है ही नहीं इसमें। धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम जो है वो एक्स माइनस वाई लिखते हैं हम। ठीक है, स्थिर जल में इसकी चाल, तो स्थिर जल में जो है नाव की चाल कितनी होती है, एक्स होती है, एक्स को ही हम स्थिर जल में कहते हैं चाल। तो ये 4 दे रखी है, तो वाई की चाल कितनी हो जाएगी, 2 ही होनी चाहिए, तो इसमें से कोई नहीं होगा फिर तो सही है। ठीक है, 2 ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। 8 दूनी 16 प्लस 1 17, 17 दूनी 34 प्लस 2, तो इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2, ऐसा अभी तक हमें दिखाई दे रहा है। तो फिर से इंटू 2 होगा, 36 दूनी 72 इंटू 2 + 3 होना चाहिए, 72 और 3 75 होगा। ठीक है, 75 ऑप्शन में भी दे रखा है। फिर इंटू 2 करेंगे, +4 होना चाहिए, तो 75 दूनी 150 + 4 बिल्कुल सही, 154 आ रहा है। तो यही लॉजिक इसमें लगेगा, पहले इंटू 2 + 1 फिर इंटू 2 + 2 फिर अब इंटू 2 + 3 हो जाएगा। पॉज करिए, जल्दी से इंग्लिश में पढ़िए और फिर हिंदी में। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट, CREA की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था। अगेन ये पहले भी मॉक में आया, पहले भी मैंने बताया आपको कि दिल्ली इसका सही आंसर नहीं है, बर्नी हाट इसका सही आंसर है, पहले मॉक में भी आ चुका है ये। ठीक है, तो बर्नी हाट एक शायद मेघालय का कोई शहर है, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार, ये पहले भी आ चुका है मॉक में। ठीक है, इंग्लिश और फिर हिंदी।
चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है आपकी उत्तर से दक्षिण। ये भी पहले आ चुका है। इंग्लिश में पढ़ी जल्दी से पॉज करके और फिर हिंदी में। क्या बोल रहा है ये? ए बी सी और डी ई एफ के परिमाप इतने और इतने हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तो डी ई की वैल्यू दे रखी, ए बी की पूछ रहा है। तो पहली बात तो अगर परिमाप इतने इतने हैं, तो अगर ये समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का रेशियो परिमाप के रेशियो के बराबर होगा। जो इनकी साइड्स होगी उसका जो रेशियो क्या है वो निकाल लो आप। जो इनकी साइड्स का रेशियो होता है वो इनके पैरामीटर के रेशियो के भी तो बराबर होगा। एक के बाद पॉइंट है, एक खत्म, एक के बाद पॉइंट है, खत्म। किससे कटेगा? चार से कट रहा है। चार एकम चार, जीरो, चार अट्ठे 32, चार सत्ते 28, चार दूनी 8, 12 6 72, 12 निम्न 108, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो 3:2 आ गया। तो 3:2, ये आ गया 3, ये आ गया 2। ठीक है, तो इनकी जो साइड्स हैं वो 3:2 में होगी। डीई यानी कि ये वाली दे रखी है और पूछ कह रहा है ए बी यानी कि ये वाली पूछ रहा है, तो ये दोनों रेशियो में होगी। तो अगर इसकी जो भुजा 3 है तो इसकी 2 होगी, और 2 की वैल्यू अगर 12 है तो इंटू 6। तो 3 की वैल्यू इंटू 6 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके जो साइड्स होती हैं, उनके साइड्स का रेशियो ही बराबर होता है दोनों की। दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स है ना वो रेशियो में होती हैं, और सारी साइड्स जो है बराबर रेशियो में होती है। तो इसीलिए इनका जो पेरीमीटर है वो भी सेम साइड के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड वन आउट छांटना है इसमें से, तो देखें क्या है। 17 से 54, 17 तिया 51 +3 दे रखा है। 19 तिया 57 +3 दे रखा है। लो, पहली बार में लॉजिक कैच कर लिया। 15 तिया 45 +3, 14 तिया 42। लो, बाकी सब में इंटू 3 +3 हो रहा है, इसमें केवल इंटू 3 हो रहा है, +3 नहीं हो रहा। इजी क्वेश्चन था। इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से और फिर हिंदी में। आंदोलन पे विचार करना है, खेड़ा, बारडोली और साइमन कमीशन। कितने आंदोलन में महात्मा गांधी सीधे तौर पर शामिल थे? ये शायद पहले भी क्वेश्चन आया। महात्मा गांधी जी साइमन कमीशन में शामिल तो थे विरोध में, बट शायद इसका आंसर ये था कि साइमन कमीशन जो आंदोलन है इसमें डायरेक्टली सीधे तौर पे शामिल नहीं थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ तो इन दोनों में थे वो डायरेक्टली, ये तो पता ही है आपको, 100% थे इनमें तो केवल दो होना चाहिए। ठीक है, बाकी इस बार इसका आंसर जब आएगा तो और अच्छे से देखेंगे इसको। क्या बोला इसने? क्वेश्चन कहाँ है? नीचे है क्वेश्चन। चलिए, दोस्तों से प्राप्त राशि तथा कुल प्राप्त राशि का क्रमशः अनुपात क्या है? तो दोस्तों से प्राप्त राशि क्या है? ये दोस्तों से उधार लिया, ये 22,000, और कुल प्राप्त राशि तो सबको जोड़ना पड़ेगा। 3 जीरो यहाँ पे, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3, यहाँ 3, सब जगह 3 जीरो है तो जोड़ो। 6 5 11, 11 और 5 16, 17 18, 18 20 और 7 27। ठीक है, तो 3 जीरो के बाद 7 आएगा और 2 हासिल जाएगा। ठीक है, तो 2 हासिल गया, तो 2 और 7 और 2 9, 4 13, 13 और 4 17, 18 19 20 21। तो 2 हासिल गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 417 आ गया। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, और पहले ऑप्शन में दिख रहा है आपको ये 22/417। आगे कटेगा ही नहीं, इट मीन्स जब ऑप्शन में है आंसर तो। चलिए, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से इसको पॉज करके और फिर हिंदी में देखेंगे। टाइम बहुत कम है, तेजी से चलेंगे थोड़ा सा, है ना। 30 जुलाई 2015 को गुरुवार था। 3 सितंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन है? अगेन, जब आप एक साल आगे जाते हो तो आप सेम डे पे +1 हो जाता है। अगर मैं 30 जुलाई 2015 से 30 जुलाई 2016 में जाऊंगा तो +1 हो जाएगा, लेकिन ये 16 क्या है? 4 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये लीप ईयर है, और इसमें कहीं ना कहीं 29 फरवरी भी आएगी। तो जो लीप ईयर होता है उसमें +2 हो जाता है। ठीक है, +2 हो गया, तो 30 जुलाई 2016 में +2 हो जाएगा दिन। ठीक है, अब मुझे आगे बढ़ना है, 3 सितंबर तक जाना है। तो जुलाई कितने की होती है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो जुलाई होती है 31 की। तो जुलाई में एक दिन और बचा इसका। 30 जुलाई तक तो हम आ चुके, एक दिन और आगे बढ़ जाएंगे। जुलाई के बाद क्या है? अगस्त। अगस्त भी 31 दिन का होता है, तो उसको 7 से पहले काट दो, 3 बचेंगे। अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर में इसने 3 दिन बोले हैं केवल। 3 सितंबर तक जाना और 7 से डिवाइड करना है। तो 3 और 3 6 और 1 7, तो ये 7 खत्म, 2 से फल बचेगा, और गुरुवार से 2 आगे आएंगे तो शुक्र और शनि। ऑप्शन नंबर डी इज दी हनी बनी सही आंसर है ये। इंग्लिश में पढ़ी जल्दी से, पॉज करके, पॉज कह रहा हूँ।
वेवल योजना के बारे में इसमें पढ़ना है। तो क्या बोला है इसने, वेवल योजना के संबंध में कितना विचार करना है, कितने सही है बताना है। योजना ने प्रस्तावित किया कि वॉयसरॉय के पास वीटो शक्ति नहीं होगी। वीटो शक्ति को सीमित किया गया था वेवेल योजना में, ये तो था। इसने प्रस्तावित किया कि विदेशी मामले और रक्षा विभाग को एक भारतीय सदस्य को हस्तांतरित किया जाएगा। ये तो 100% गलत ही है। भारतीय व्यक्ति को ये वाले मामले छोड़कर बाकी मामलों को हस्तांतरित कर सकते थे, लेकिन ये मामले नहीं कर सकते थे। शिमला सम्मेलन में जिन्ना ने कांग्रेस द्वारा परिषद में मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करने का विरोध किया। जिन्ना क्यों ही विरोध करेंगे भाई, जिन्ना तो चाहते हैं ना कि भाई मुस्लिम्स को आ, आने दिया जाए। तो मेरे हिसाब से ये भी गलत होना चाहिए, और ये वाला भी गलत लग रहा है वैसे तो, क्योंकि उसने सीमित किया था, पूरी तरह से वीटो शक्ति खत्म नहीं की थी ना। वीटो शक्ति नहीं होगी, तो हो सकता है उसने सीमित इस तरीके से किया हो कि पूरी तरीके से खत्म, तो शायद नहीं की थी ना। वीटो शक्ति नहीं होगी वॉइस रॉय के पास। कितने सही है? कोई नहीं भी ऑप्शन में, केवल एक भी है। वॉइस रॉय के पास वीटो शक्ति नहीं होगी। इसमें शायद कोई नहीं के साथ हम जाएंगे, हो सकता है ये वाला सही हो मेरे हिसाब से, बट वीटो शक्ति को सीमित कर दिया गया था। पर ऐसा नहीं कि बुरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। इसको देख लेंगे ना, बाद में देखते हैं इसको क्या रहता है इसका। इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से पॉज करके, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। एल एम एन का एवरेज भार इतना है, एल और एम का एवरेज इतना है, एम और एन का एवरेज इतना है, तो एम का भार कितना है ये बताना है। देखो, एल एम एन का एवरेज इतना है, तो एल प्लस एम प्लस एन कितना हो जाएगा, तीनों का भार टोटल कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 तिया 27, 3 तिया 9। ठीक है। एम और एल और एम का टोटल कितना हो जाएगा, 89 है, तो 9 दूनी 18। तो 180 में से 2 गया 178। तो एल और एम का इतना हो गया। और एम और एन का इतना है एवरेज, तो इंटू 2 कर देंगे, तो एम प्लस एन का कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 13, तो 193 हो जाएगा इनका, है ना। 2 5 10, 2 6 12 13, 2 9 18 19, ठीक है। तो ये हो गया इन, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये कितना आएगा, 8 और 3 11, 10 और 7 17, 1 2 3 371 आएगा। तो ये दो, इन तीनों का योग तो 279 है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 371, बट यहाँ पे एम को 2 बार काउंट किया जा रहा है। ठीक है ना। तो यानी कि जितना एक्स्ट्रा है ना वो एम की वैल्यू होगी, और एम की वैल्यू पूछी है। तो 371 में से अगर मैं 279 को घटाऊं तो कितना एक्स्ट्रा मैंने काउंट किया, 9 10 11 2, 16 में से 7 गया 9, तो 92 जो है वो एम की वैल्यू है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, क्योंकि एम को 2 बार काउंट किया है मैंने, तो जो एक्स्ट्रा है वो एम की ही वैल्यू होगी। ठीक है। चलिए इंग्लिश में पढ़ी जल्दी पॉज करके, फिर हिंदी में। इसको ये लिखा गया है MNOYZATUVHIJIJKECDE +2 के FGH। तो एच से एक ही ऑप्शन है, लो बाकी तो ऑप्शन ही नहीं है, OPQGHI लो। +2 किया है तो एक ही ऑप्शन है +2। नेक्स्ट क्वेश्चन। SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ये बार बार आ रहा है बट मुझे अभी भी नहीं पता, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इंग्लिश में देखिए पॉज करके, फिर हिंदी में देखते हैं इसको क्या बोला है इसने। टाइम बहुत कम है यार, आधा घंटा बचा है बस। कविता इतने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए एक बैंक में इतने रुपए जमा करती है, 2 वर्ष के कार्यकाल के अंत में कुल कितनी राशि उसको मिलेगी। साधारण ब्याज पर वो जमा कर रही है, और 6.25 होता है 1/16%। ठीक है। तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 1/8%। तो 1/8% है, नहीं 1/8 ब्याज मिलेगा किसमें, 4,000 का। तो 8 पंजे 40, 500 ब्याज मिलेगा उसको 2 साल के बाद। 400 की थी राशि, तो 4,500 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 500 रुपये ब्याज मिलेगा उसको। इंग्लिश में पढ़ी जल्दी से पॉज करके और उसके बाद हिंदी में। उत्तर की ओर सम्मुख बैठे हैं, ठीक है। राहुल अनिल के बाएं से चौथे स्थान पर, तो अनिल है कोई एक, अनिल अनिल के बाएं से चौथे, तो 1 2 3 यहाँ पे बैठा है राहुल, RH। ठीक है। अनिल के बाएं से चौथे स्थान पर राम, सोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर। तो 1 2 3 4 5 लोग हैं ना यहाँ पे, तो टोटल लोग हैं 6, अब ये नहीं पता इधर कौन है इधर कौन है। रमेश राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, अनिल पंक्ति में अंतिम छोर पर नहीं है, तो इसके इधर कोई एक व्यक्ति और होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, राहुल अनिल के बाएं से चौथे स्थान पर है, ठीक है। राम सोहन के दाएं से दूसरे पर है, तो सोहन के दाएं से दूसरे, या तो सोहन यहाँ होगा या सोहन यहाँ। अगर सोहन यहाँ पे है तो इसके दाएं से दूसरे स्थान पर राम यहाँ पे होगा। अगर सोहन यहाँ पे है तो इसके दाएं से दूसरे स्थान पर राम यहाँ पे होगा।
ठीक है। रमेश राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो अगर राम यहाँ पे है तो रमेश आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो यानी कि यहाँ पे एस है, यहाँ पे राम है, और यहाँ पे रमेश है। ठीक है, पूछा गया इसने राहुल के दाएं से दूसरे पे। राहुल के दाएं से दूसरे पे यहाँ पे कौन बैठा है जो अभी तक नहीं बैठा होगा? ये एस का मतलब यहाँ पे क्या था, सोहन था। तो साहिल नहीं बैठा, बाकी सब बैठ गए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इंग्लिश में जल्दी से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसे वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है? तो सारे आयोग मोस्टली राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, फिर हिंदी में इसको देखते हैं। ए और बी कार्य को क्रमशः इतने इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा? देखो, ए जो है वो 18 दिन में किसी काम को करता है, और बी जो है वो 36 दिन में किसी काम को करता है। इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, 36 एलसीएम, एकम 18 दूनी 36। दोनों ये टोटल वर्क आ गया इसका, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। और 8 दिन तक वो एक साथ काम करते हैं, तो 8 दिन में वो कितना, 24 काम कर जा रहे हैं वो। ठीक है, तो 36 में से 24 काम हो गया, कितना बचा? 12 काम बचा। इस शेष कार्य को बी अकेले करेगा, तो बी एक दिन में एक काम करता है, तो 12 काम कितने दिन में कर देगा? 12 दिन में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लो इंग्लिश में पढ़ लो जल्दी से इसको, और उसके बाद हिंदी में। क्या बोला इसने इसमें? ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक आता है और ठीक पहले एक अभाज्य संख्या आती है? अक्षर यानी कि अल्फाबेट्स देखने, ठीक बाद एक प्रतीक पहले अभाज्य। अक्षर अक्षर ये एक, ठीक बाद प्रतीक नहीं है। अक्षर ठीक बाद प्रतीक की अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक बाद प्रतीक और एक अभाज्य संख्या, तो ये दो ही पेयर दिख रहे हैं मेरे को तो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में। राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा दे सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा भाई। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करना हो या इसे कम करना, डैश कार्य का गठन करता है। ये पहले मॉक में आया था, उस वक्त हमने गलत किया था शायद इसको। तो सरकार का जो हस्तक्षेप होता है इकोनॉमिक्स में, उसको स्टेबलाइजेशन कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो स्टेबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले मॉक में आया हुआ है ये ऑलरेडी। इसने क्या बोला? साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 15 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और वो 3 गुना यानी कि 300 रुपये हो गए, कितने में? 15 वर्षों में। ठीक है, समान दर पर 13 गुना कब हो जाएगा? तो वो 100 से 1300 कब हो जाएगा? तो इसमें ब्याज कितना चाहिए मेरे को? 1200 रुपये का ब्याज चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 15 साल में कितना ब्याज मिल रहा है मेरे को? 200 रुपये का ब्याज मिल रहा है 15 साल में। तो मुझे ब्याज चाहिए 6 गुना, तो टाइम भी हो जाएगा 6 गुना, 15 × 6 = 90। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, और फिर हिंदी में। वर्तमान में अनु और डिम्पी की आयु के बीच का अनुपात इतना है, तो अनु और डिम्पी की एज का रेशियो कितना है? 5:8। ठीक है, 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो 2 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3। तो 2 साल पहले डिम्पी की आयु क्या थी ये बताना है आपको, 2 साल पहले क्या थी ये बताना है आपको। तो ये 2 साल बाद का रेशियो दे रखा है भाई, 5 से 2 हो जाएगी क्या 2 साल बाद? नहीं, तो इनके गैप को सेम कर लो, 2 से 3 एक का गैप है और यहाँ पे 3 का गैप है, तो यहाँ पे भी 3 का गैप बनाना पड़ेगा। भाई ए जो है वो 5 से 2 थोड़ी हो रहा है, 5 से ज़्यादा बढ़ रहा है ना 2 साल बाद, तो इनके गैप को सेम कर लिया करो। इसमें 3 का गैप है 5 और 8 में, 3 और 2 में 1 का गैप है, तो इसमें भी 3 का गैप कर लो। तो 3 × 3 = 9 और 2 × 3 = 6। अब सही है गैप। तो 5 से 2 साल में 1 यूनिट बढ़ा, और 8 से भी 1 यूनिट बढ़ा, और एक्चुअली में 2 2 साल बढ़ा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल है एक्चुअल, तो 8 की वैल्यू 16 और 5 की वैल्यू 10। पूछा गया इसने 2 साल पहले डिम्पी की आयु, तो आज इसकी आयु 16 है, और 2 साल पहले कितनी हो जाएगी? 14। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, और फिर हिंदी में। हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये पहले भी मॉक में आया था, तब भी हमने सही किया था, और आज भी इसको सही करेंगे। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बन चुकी है दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, दिव्या कीर्ति सिंह। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, और फिर हिंदी में देखेंगे इसको क्या बोला इसने। सरल ब्याज से किसी धन में 8 वर्ष में, सरल क्या है, साधारण बोलना चाह रहा होगा ये, 8 वर्ष में 80% की वृद्धि होती है। 14,000 का 3 वर्ष बाद समान प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये बताना है। तो अगर साधारण ब्याज से 8 वर्ष में 80% होता है,
तो एक वर्ष में 10% हो रहा होगा भाई, 8 वर्ष में 80%। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है, तो 8 साल में 80%, तो एक साल में 10% मिल रहा होगा। और इसने बताया इस रेट से आपको CI निकालना है 3 साल का इस राशि पे। तो आपको पता है 10% का मतलब होता है 1/10। तो राशि 10 से 1 बढ़ रही है, तो 10 से 11 हो जा रही है राशि। ये पहली साल, दूसरी साल भी इतना, और तीसरी साल भी इतना हो जा रही होगी। तो राशि 1,000 से एक, तीन तीन, एक हो जाएगी 11 की क्यूब, इतनी हो जाएगी राशि 1,000 से इतनी। लेकिन 1,000 नहीं है, राशि कितनी है, 1,000 की वैल्यू 14,000 दे रखी है। 1,000 की वैल्यू अगर 14,000 है तो हमारी इस हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू 14 आ गई। पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारा जो है वो ब्याज कितना बन रहा है, 331 यूनिट बन रहा है। और एक्चुअल वैल्यू जो है ना 1,000 की 14,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 दे रखी है, तो इसकी भी 14 से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो 14 एकम 14, 14 तिया 42 और एक 43, 14 तिया 42, 43, 44, 42, 46। तो 4634, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाली आकृति आपको बतानी है कि किस में है। तो इसमें दिख रही है आपको, इसमें तो कहीं नहीं दिख रही। इसमें दिख रही है क्या, ये रही, दिख तो गई, तो सेकंड वाला करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए और फिर हिंदी में। क्या बोला इसने, केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता दर के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम आप समझते हो ना, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो यानी कि पहले कम वाली की आएगी, फिर ज्यादा ऐसे करके। तो सबसे ज्यादा किसकी, केरल की, फिर लक्षद्वीप की उससे कम है, और मिजोरम की उससे कम है। तो पहले मिजोरम आएगा, फिर लक्षद्वीप, फिर केरल आएगा, बढ़ते क्रम में लिखना है ना। तो एंड में सी आएगा, एंड में सी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर उसके बाद बी आएगा, तो इस वाले ऑप्शन में नहीं है, तो ABC ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। अरे वाह, ABC ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। क्या बात है। पॉज करके जल्दी से पढ़िए और फिर हिंदी में। सातवाहन राजाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शुरुआती सातवाहन राजा आधुनिक आंध्र से उभरे। सही है, पहले भी सेम क्वेश्चन आया था मॉक में, और यही सही है। आधुनिक आंध्र से ही तो थे सातवाहन लोग, मतलब जो आज का आंध्र प्रदेश है वहीं तो थे वो सातवाहन लोग जो थे। चलिए हिंदी में देखें इसको। स्टॉपेज छोड़कर एक बस की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, स्टॉपेज सहित इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। देखो ये मैंने आपको डिटेल में भी समझाया हुआ, मैं इसको अब शॉर्टकट बताता हूँ हमको सीधे करना कैसे होता है। पहले वो 45 किलोमीटर चलती है बिना स्टॉपेज के। ठीक है, अगर वो रुकती है, रुकने के बाद वो 1 घंटे में 27 किलोमीटर चलती है। ये इसकी स्पीड दे रखी है कि भाई पहले वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलती थी, अब वो रुक रुक के 1 घंटे में 27 किलोमीटर चलती है। तो 1 घंटे में कितना रुक रही है वो, पहले 45 चलती थी, अब वो कितना रुक रही है, कितना रुक रही है वो, 30, 40, 50, 18 किलोमीटर रुक जा रही है 1 घंटे में। 18 किलोमीटर रुक जा रही है ना, तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। तो यानी कि हर घंटे वो 2/5 घंटा रुक जा रही है। तो 2/5 को मिनट में कन्वर्ट कर दो, इंटू 60 कर दो, तो 5, 12, 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए ना बात को, 18 किलोमीटर रुक जा रही है वो हर 1 घंटे में। ठीक है, तो 2/5 आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो 2/5 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो इंटू 60 कर देंगे, 2/5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इट मीन्स कि वो हर घंटे कितना रुक रही है, 24 मिनट रुक जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। चलिए इसमें अलग अलग का अलग अलग जो अल्फ़ाबेट है इसका अलग अलग मान दे रखा है, जोड़ घटा गुना। तो डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है भाग, तो 100/। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है गुणा, तो 4 एकम 4। ए का मतलब क्या है, जोड़, 2। बी का मतलब क्या था अभी, गुणा। ए का मतलब क्या है, जोड़, तो 20, 24, 24 दूनी 48, डायरेक्ट 48 ही लिख देते ना, इसको मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, 48। ठीक है, सी का मतलब क्या है, घटाना, तो सी का मतलब घटाना है। ठीक है, 3। बी का मतलब अगेन इंटू, और सी का मतलब घटाना, तो 5, 5 तिया 15। चलो लिख ही देते हैं इसको। यहाँ 25 आएगा, प्लस 48 माइनस 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 में से 15 गए कितने बचे, 10, तो 48 और 10 58, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग कर लोगे इसको। पॉइंट पॉज करके पढ़िए जल्दी से। रामसर सूची में हाल ही में जोड़े गए 5 में से कौन सा आर्द्रभूमि नहीं है। पहले भी सेम क्वेश्चन आया है मॉक मॉक में, और इसका सही आंसर क्या है, पुलिकट झील, जो कि रामसर साइट में अभी नई जो जोड़ी गई है उसमें से नहीं है। ठीक है, चलिए। महेश, सुरेश और राजू मिलकर एक कार्य को
18 दिन में महेश, सुरेश और राजू मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। महेश और सुरेश मिलकर उस काम को 72 दिनों में, महेश प्लस सुरेश मिलकर उस काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। राजू अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा? तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 72। तो 72 एकम 72, 18 चौक 72। तीनों मिलके 4 काम कर रहे हैं और महेश और सुरेश मिलके एक काम कर रहे हैं। तो ये दोनों अगर एक काम कर रहे हैं तो ये 3 काम कर रहा होगा, जब भी तो मिला के 4 काम कर पा रहे हैं। यही पूछा है कि राजू अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर देगा। टोटल काम है 72 और राजू एक दिन में 3 काम करता है, तो ये कितने दिन में कर देगा? 24 या 72। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बढ़ेंगे आगे। हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं पूछना चाह रहे हैं। तो ये हॉकी खिलाड़ी हैं और ये फुटबॉल। तो हॉकी के अंदर कितने फुटबॉल वाला आ रहे हैं? ये वाले हैं। ठीक है, तो 19 और 22, 20, 40 और 41, ऑप्शन नंबर डी सी। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि 19 वाले को काउंट नहीं करेंगे, 19 वाले क्रिकेट में भी तो है। बट इसने ये नहीं बोला ना कि वो क्रिकेट नहीं खेलते, उसने बोला हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, सिंपल बात है। ठीक है, ये नहीं बोला कि भाई उसको मत काउंट करना जो क्रिकेट खेलते हैं। G20 2024 में सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 में किसने की? ब्राजील ने। अभी 2025 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। और उससे पहले भारत ने की थी। ठीक है, पॉज करके पढ़िए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक कॉलेज, ये कलर बदल देते हैं इसका। एक कॉलेज में 20 छात्र एक होटल में गए। 19 छात्रों के प्रत्येक ने 19 छात्रों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर इतने रुपए खर्च किए और 20वें छात्र ने 20 छात्रों के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि क्या है? सेम क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, मॉक में के एग्जाम में भी आ चुके हैं। इसने ये बोला कि 20 छात्र होटल में गए, 19 छात्रों ने तो सभी ने 175 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, 20वें छात्र ने सभी 20 छात्रों के एवरेज से 19 रुपये अधिक खर्च किए। मैंने कहा अगर सभी 20 लोगों ने एक्स एवरेज खर्च किया था, ठीक है, तो सभी 20 ने खर्च कितना कर लिया होगा? 20 इंटू एक्स, इस खर्च कर लिया। 20वें व्यक्ति ने सभी की एवरेज से 19 रुपये अधिक खर्च किए। तो अगर मैं कहूँ कि 20 के 20 लोगों ने इतना खर्च किया है, ये बराबर 19 लोगों ने कितना खर्च कर दिया था? 175। तो 19 लोग टोटल कुल मिला के 175 रुपये पर हेड के हिसाब से इतने खर्च कर रहे होंगे। 19 इंटू 175, ये 19 लोगों का आ गया, ये टोटल 20 लोगों का है। अब इसने बोला जो 20वां व्यक्ति है ना वो सभी की एवरेज से, तो इसमें प्लस ये सभी की, जो 20वां व्यक्ति है ना वो सभी की एवरेज से 19 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये 20x हो गया, इधर आ जाएगा 19x हो जाएगा। तो ये 19x हो गया बराबर 19 गुणा 175 प्लस 19। ठीक है, तो 19 की 175 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक और बार आ जाएगा 19, तो 176 बार कर देंगे। हालांकि आप मल्टीप्लाई ही कर लो डायरेक्ट। 175, 19, 19 पंजे 95, 9, 19 सत्ते 133 और 10 143, 142, 4, 19 से कम 19, 19 से 29, 30 और 3 33। और यहाँ पे कितना है? 19 भी है। तो 9 और 5 14, 1। ठीक है, एक सेकंड में ये सब कर क्यों रहा हूँ जब मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, एवरेज निकालनी है? तो क्या हो रहा है भाई? ये क्या है ना, इसमें मैं 19 कॉमन भी तो ले सकता हूँ। ये आ गया 19x की वैल्यू, ये आ गई। और मेरे को उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि निकालनी है। यार सही तो कर रहा था मैं, कुल राशि तो निकाल रहा हूँ। 19x ने इतनी खर्च की एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 19x की वैल्यू ये आ गई। तो इनमें मेरे को कॉमन दिख रहा है क्या? 19 कॉमन दिख रहा है। जब मैं 19 को बाहर लिखता हूँ तो यहाँ पे 175 बच जाएगा और प्लस 1 बच जाएगा, तो 176 बच जाएगा। 176 बच गया और बाहर मैंने 19 कॉमन ले लिया, तो ये 19 से 19 कट गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 176। और अगर एक्स की वैल्यू 176 आ गई तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 176 इंटू 20, तो ये हो गया 0, 2 6 12, 2 से 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 3 5 2 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ये टाइम की वजह से जल्दी जल्दी से देखेंगे थोड़ा सा। अकबर ने अपनी रानी से कहा बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर बीरबल की तरह बुद्धिमान नहीं है। अगर बीरबल सबसे बुद्धिमान है तो अकबर उसकी तरह बुद्धिमान नहीं होगा। ये धारणा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अकबर चाहता है कि बीरबल अगला अगला राजा बने, ऐसा तो उसने कहीं नहीं कहा। तो मेरे हिसाब से एक वाला जो है सही होना चाहिए। कौन राष्ट्रीय आय के खातों के अर्थ में अंतरण अदायगी का उदाहरण नहीं है? तो ये पहले भी शायद क्वेश्चन आया था। अंतरण में क्या शामिल होता है? भत्ते और ये सब बीमा वीमा ये सब चीज़ें शामिल होती हैं।
तो ये लाभांश है, तो ये वाला शामिल नहीं होना चाहिए, लाभांश शामिल नहीं होना चाहिए इसमें, अंतरण अदायगी में। इसने क्या बोला भाई, श्रृंखला ये है, इसमें विषम पदों में, विषम संख्या में पद है, तो विषम संख्या में पद है, इसका माध्यिका क्या है, माध्यिका बतानी है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्स बढ़ गया, फिर एक एक्स बढ़ गया, ऐसे कर करके यहाँ तक विषम संख्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स नहीं है, तो यहाँ पे एक्स 0 बार होगा, यहाँ पे एक्स 1 बार है, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ विषम संख्या होगी कोई ना कोई। ठीक है, कोई भी विषम संख्या हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो माध्यिका क्या होती है, बीच वाली, बीच वाला पद। तो बीच वाला पद आप कैसे निकालते हो, पहले प्लस दूसरे वाले में, पहले को और दूसरे वाले को सॉरी, पहले वाले को और लास्ट वाले को प्लस करके अपॉन 2 कर देते हैं, पहले वाले को और लास्ट वाले को प्लस करके अपॉन में 2 कर देते हैं, तो वो बीच वाला पद आ जाता है, एवरेज आ जाती है। ठीक है, तो पहले में x की वैल्यू 0 है, अगले में x की वैल्यू n है, तो 0 प्लस एन अपॉन में 2, तो ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी n अपॉन में 2, ये आना चाहिए। ठीक है ना, समझ पाए बात को। मैंने क्या कहा कि मेरे को ये लास्ट का जो पद है ना ये दे रखा है, और पहला पद दे रखा है, इसमें जो x है ना, x यहाँ पे x 0 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, 2 बार है, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे x 0 बार है और यहाँ पे n बार है, तो मेरे को ये निकालना है कि जो n, यहाँ पे जो ये बीच वाला जो होगा ना, बीच वाला, बीच वाला कैसे निकालते हो, बीच वाले का मतलब होता है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हो, पहले पद को प्लस लास्ट वाले पद को जब आप जोड़ते हो तब उसको 2 से डिवाइड करते हो तो एवरेज आ जाता है। तो मैं 0 प्लस एन को 2 से डिवाइड करूँगा तो n/2 आ जाएगा, तो x की पावर n/2 आएगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए के अपोजिट बताना है, इसमें क्या है, तो भाई एक के अपोजिट क्या है, एक एक देखो कहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो कहाँ पे है ये, इसमें 3 और 6 ऐसे लिख देते हैं ना, ये 6 6 जो है ये कॉमन है, 6 अगर कॉमन है तो क्लॉकवाइज घूमेंगे 6 के बाद एक आएगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 के बाद 2 आएगा, तो एक और दो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, जो कॉमन होता है उसके क्लॉकवाइज घूमना होता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजातों के आमाशय में रस, आमाशय के रस में पाया जाने वाला वह कौन सा एक प्रोटीन पचाने वाला किण्वन है जो दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, ये पहले भी आया क्वेश्चन है। दूध को पचाने में कौन मदद करता है, रेनिन। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी, एक चतुर्भुज ए बी सी डी में बी 90 डिग्री है और ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर 0 है, तो एंगल ए सी डी बराबर क्या होगा, ए बी बी सी सी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर 0 है। ये क्वेश्चन देखा हुआ है पहले भी, इसका आंसर शायद 90 डिग्री होगा। देखते हैं क्या है, ए बी सी डी में बी 90 डिग्री है, बी सी डी, ये बी 90 डिग्री है। ठीक है, ए सी डी किसके बराबर है, ए सी डी, एंगल ए सी डी ये वाला एंगल बताना है किसके बराबर है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर 0 है। तो देखो, हाँ ये पहले आया हुआ है क्वेश्चन, शायद मॉक में नहीं है, शायद किसी जगह पे था, मैंने देखा था इसको। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये ए सी स्क्वायर, ये ए सी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है ना, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह में ए सी स्क्वायर रख सकता हूँ क्या, रख दिया मैंने, प्लस सी डी स्क्वायर बचा, यहाँ पे प्लस सी डी स्क्वायर बचा, और ये माइनस का ए डी स्क्वायर जो इधर चला जाएगा ना, तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए डी स्क्वायर बराबर आ गया ए सी स्क्वायर जमा सी डी स्क्वायर, तो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर तीसरी भुजा का स्क्वायर है, तो यानी कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये जो दो भुजाएं होती हैं इनके स्क्वायर के बराबर ये तीसरी भुजा का स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम शब्द को छांटना है, तो डायबिटीज, अल्सर, हार्मोन, एनीमिया, ये तीन तो बीमारी दिख रही है, हार्मोन कोई बीमारी थोड़ी है। कार्बन यौगिक में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित है, कार्बोक्सिल समूह उपस्थित है किस कार्बनिक कार्बनिक यौगिक में, किस कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित है, ये अभी 1 2 दिन पहले भी आया था शायद, इसका था एथोनिक एसिड था, कार्बोनिक कार्बोक्सिल ग्रुप, हाँ यही था शायद, इसका ये रिसेंट में आया था, मेरे को पता नहीं है क्या सीन है इसका, बट ये आया था। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, अष्टांगिक मार्ग है भाई बौद्ध में, जो इसके दुख निवारण और ये सब चीज़ें, तो निवारण में अष्टांगिक मार्ग ये बताते हैं। घन की भुजाओं की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप के दुगने के बराबर है, अभी इसको देखते हैं ना, टाइम कम है तो थोड़ा पहले जल्दी से ना आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं, इजी इजी क्वेश्चन ना छूट जाए ना टाइम के कारण।
यहाँ पे क्या है, क्या बताना है, तो ये घुमा ऐसे करके 45 डिग्री, फिर ऐसे घुमा तो अभी ऐसे घूम जाएगा 45 डिग्री, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। यहाँ पे एक लाइन थी, यहाँ पे इसको हटाने तो ये दो लाइन हो गई, यहाँ एक लाइन है तो यहाँ पे दो लाइन होनी चाहिए। तो ऐसे होगा। पहले वाला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरे वाले में हो सकता है, तीसरे इसमें दो लाइन है तो ये हो सकता। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के डैश मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के कौन से मॉडल को हमने अपनाया था? सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा। तो ये बता, वैसे भी सार्वजनिक जो क्षेत्रक है उसके लिए तो हम रूस से प्रेरित है ना, और ये वैसे भी PYQ का है, आपको याद रखना है, ठीक है। अरे भाई मिश्रण का आ गया, देखें जल्दी से। 20 लीटर दूध के, इसको कलर को चेंज करते हैं, 20 लीटर दूध के 36 लीटर विलियन में 10% दूध, विलियन को 10% दूध के 48 लीटर विलियन के साथ मिश्रित किया जाता है, तो अंतिम विलियन में दूध की प्रतिशत सांद्रता बतानी है। तो दूध कितना है अंतिम मिश्रण में, ये बताना है। तो पहले 20% है इसमें दूध, और दूसरे में 10% दूध है, मिलके वो 30% हो जाएगा टोटल का। नहीं नहीं, 30% नहीं होगा, सॉरी। इसमें 20% है तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 3.6, 36 दूनी 72, 7.2। इसमें 7.2 लीटर है पहले वाले में दूध, और दूसरे वाले में 4.8 लीटर है ना, 10% है। तो कुल मिला के 7 4 11 और 1 12, तो 12 लीटर दूध है टोटल कुल मिला के। और दोनों मिश्रण जब मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 36 और 48, 50, 60, 70, 80 और 4 84। तो 12 कम 12, 12 7 84, 1/7 होता है 14.28। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। अरे भाई ये तो ब्लड रिलेशन का भी देखते हैं इसका ना, आगे चलते हैं। कौन सा वक्र कर की दरों और कर राजस्व की राशि के बीच संबंध को दर्शाता है? ये पहले भी आया था, लोफर कर्व होता है इसका। और बाकी सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। फिलिप्स कर्व क्या होता है, जो बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। और लॉरेंज कर्व जो होता है वो इनइक्वालिटी के बारे में बताता है। स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? तो इस योजना को वित्त मंत्रालय लाया था, ये सेम क्वेश्चन पहले भी इसी मॉक में आया हुआ है किसी में, ठीक है। तो ये वाला गलत है इसका, क्योंकि इसको वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया था। गेंद को पिघलाया जाता है, 3 गेंदों 2 व्यास, ये सब अभी देखते हैं, इसको भी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक भिन्न को ज्ञात कीजिए। वर्ग, त्रिभुज, घन, आयत, ये तीनों तो भाई 2D है, घन जो है वो, क्यूब जो है वो 3D है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? हाई कोर्ट के जो जज हैं उसकी नियुक्ति किसके परामर्श से करता है वो? वरिष्ठ न्यायाधीश परामर्श से नियुक्ति की जानी है, उसके मुख्य न्यायाधीश से। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, बिल्कुल सही। CGI होता है और वहाँ के स्टेट का चीफ जस्टिस होता है, और एक राज्यपाल होता है, ठीक है। ये बराबर है। तो ये क्या होगा, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या है। इसको रीजनिंग के क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर जो जो छोड़े हमने जल्दी देखेंगे उनको। GSTV। तो G का अपोजिट दे रखा है T, और STUV +3 दे रखा है। तो X का अपोजिट क्या हो जाएगा? XYZ। तो ABC हो जाता है X का अपोजिट, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने चाहिए। और W से +3, WXYZ +3 करेंगे तो Z आएगा। और 4 से 10 पे +6 हो रहा है, तो 7 से 6 करेंगे तो 13 आ जाएगा। CZ 13, ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। तो ये वाला करेक्ट हो गया। अभी जो हमने छोड़े हैं, जल्दी से उनको देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमने छोड़े हैं। इसको देखें क्या है इसमें। ये बराबर ये दे रखा है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? X+1/x का मान निकालना है, तो भाई ये तो तय है कि इसमें x का भाग देना पड़ेगा, है ना। आपने इस तरह क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता होगा। तो इसमें ऊपर वाले में नीचे वाले में x से भाग दे दो। तो x से भाग देंगे तो कितना आएगा? x -1 +1/x, और नीचे वाले में x से भाग देंगे x+1 +1/x। ठीक है, ये दो इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2x, ये 2, ये +2 में x हो जाएगा बराबर। ये जब इधर जाएगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 3x +3 +3 x, ये हो गया, ठीक है। अब ये 2x इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3x में से 2x गया, x बचा। ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये -2 है, -2 और -3 कितना हो गया? -5, ठीक है। ये 2/x इधर आ जाएगा, तो +3/x +2/x, तो ये कितना हो जाएगा? 3x +2x
अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो 5x अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 5x अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो x से x गया, ये बच गया 5 अपॉन में x, ठीक है ना। 3x 2x, अरे शिट यार ये तो माइनस है ना, यहाँ से इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो x बचेगा यहाँ पे, x अपॉन में एक्स स्क्वायर, जब भी तो 1 अपॉन एक्स आएगा ये, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन एक्स, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बचा यहाँ पे, तो ये बराबर कितना आया -5, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक ब्लड रिलेशन का भी तो था ना, उसको देखते हैं, वो जल्दी हो जाएगा ब्लड रिलेशन का। एक परिवार दूसरे से मिलने की यात्रा कर रहा है, डब्ल्यू अपनी पुत्रियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, तो डब्ल्यू की पुत्रियां हैं दो, कौन, डी और पी पुत्रियां हैं इसकी, एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, एम और वाई तो यहाँ दिख नहीं रहे, डी एम की माता है, तो एम की माता है डी, डी जो है ये एम की माता है, और एम जो है वो अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, यानी कि एम की माँ की माँ, माता की माता जो है वो कौन है, वाई, वाई इनकी नानी है, तो ये नाना हो गए। वाई पी से किस प्रकार संबंधित है, तो वाई पी से किस प्रकार संबंधित है, पी की माता, तो पी की माता ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। अभी मैथ्स का एक क्वेश्चन छूट गया था ना, दो क्वेश्चन छूट गए मैथ्स के, और ये टाइम के अभाव के कारण हम नहीं कर पा रहे। कितनी बुरी बात है भाई ये। बाकी इसको मैं दो क्वेश्चंस को ज़रूर एंड में सोच रहा हूँ कि इनके स्क्रीनशॉट लगा के इसका सॉल्यूशन भी किया जाए। बाकी तो आसान क्वेश्चन है, आप भी कर ही लोगे, एज सच इसमें कुछ क्वेश्चंस में है तो नहीं। यहाँ पॉज भी नहीं कर सकते लाइव टेस्ट को, नहीं तो पॉज कर लेते और इसके दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लेते। चलो भाई जो भी है, हमने 94 अटेम्प्ट किए, बाकी सारे वही प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ, पिछले मॉक्स के ही इसमें क्वेश्चंस देखे हमने, और मोस्टली क्वेश्चंस वही थे, कुछ नए एक दो क्वेश्चंस नए होंगे अच्छे खासे, बाकी तो सेम ही था, एज सच इतना ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं मॉक में। 94 हमने अटेम्प्ट किए, टाइम की वजह से हमारे कुछ क्वेश्चंस छूटे, स्पेशली मैथ्स के दो क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए इसमें। ये क्या हो रहा है, लाइव टेस्ट का ऐसे रिजल्ट आता है क्या भाई, इसमें पता नहीं क्या हो रहा है ये, इसकी वेबसाइट में पता नहीं क्या हो रहा है ये, उसका वो नहीं दिखाया इसने इंटरफेस, मतलब जो उसके बाद आता है ना टेस्ट सबमिट करने के बाद आता है कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं कितने गलत किए हैं, ऐसे करके आता है, वो तो भाई इन्होंने दिखाया नहीं है, तो साइड अपने आप ही मतलब वो क्लोज हो गया, ऐसे करके कुछ एरर आ गया, तो मैंने ये यहाँ से ओपन किया है कि जो हम अटेम्प्ट करते हैं ना पेपर्स को, तो अटेम्प्ट के सेक्शन में जाके इस वाले का ये आ रहा है जो हमने अभी दिया है ना टेस्ट, तो हमें याद है कि हमने 94 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से हमारे 90 मार्क्स हैं, इट मीन्स कि हमारे 3 क्वेश्चंस गलत होंगे, एक सही का नंबर कट गया होगा, जब जाके 90 मार्क्स होंगे, तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा के हम बता रहे हैं कि हमारे 3 क्वेश्चंस गलत हैं, और 91 क्वेश्चन हमारे सही हैं 94 में से, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट। अभी इनके इसमें इनकी वेबसाइट में दिक्कत चल रही है, क्या है पता नहीं, या मेरे पीसी में ही कुछ दिक्कत हो सकती है, आई डोंट नो, बट वो नहीं दिखाया उन्होंने, एंड में जो दिखाते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो अटेम्प्ट के सेक्शन है ना इसमें आके इसको चेक कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट ये यहाँ पे शो कर रहा है, इसमें भी ये ओपन नहीं हो रहा, केवल यहीं पे इस तरीके से ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, आई होप कि आपने भी लगाया होगा और आपके भी अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो मॉक टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का एनालिसिस, तो आप इसका बेहतर तरीके से अच्छे से, जब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा तो आप इसका अच्छे तरीके से एनालिसिस करिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं या जो क्वेश्चन आपने तुक्के में सही कर दिए, उसका भी आप डिटेल अच्छे से चीज़ों को लिखिए, ठीक है। और फालतू चीज़ों को लिखने से बचिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको लिखा करिए, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उसके प्रॉपर बाकायदा एक अलग से कॉपी बना के नोट्स बनाइए, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।